Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about biological databases. As you know, we have started a new subject which is bioinformatics, and I already uploaded many lectures of bioinformatics. And before start of this lecture, if you are new here in this channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get latest notifications. So let's start the lecture. The first thing is what is the data basically, and then we will discuss about the databases and what are the different biological databases actually. If we talk about the data, data is actually any information and it is any fact. डाटा कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है और जिसको हम कलेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, लेट्स से अगर हम एक जो है हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे हम डिफरेंट पेशेंट्स को देखते हैं, वहाँ पे डिफरेंट पेशेंट्स में हम डिजीज़ को डायग्नोज कर रहे हैं और फिर हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी पीपल कैन गेट द मलेरिया। और अगर लेट्स से 100 पीपल हैं तो उनमें से कितने को मलेरिया है और जो हेल्दी हैं वो कौन से हैं। तो जो हम इंफॉर्मेशन उनके बारे में कलेक्ट कर रहे हैं वो ही उस चीज का डाटा होता है। ठीक है, अब अगर हम डाटाबेसिस की बात करें तो डाटाबेस एक स्टोर हाउस है, या आप कह सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है। जैसे कि हमने कोई भी चीज सर्च आउट करनी होती है, वी जस्ट सिंपली गो ऑन द गूगल एंड जस्ट टाइप अ थिंग। जो भी लेट से अगर आपने कोई मेहंदी डिजाइन बनाना है, या फिर कोई भी आपने हेयर स्टाइल बनाना होता है, या फिर कोई आपने अपने ड्रेस का स्टाइल करना होता है, तो यू जस्ट गो ऑन द गूगल एंड टाइप ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो आपको एक पूरी लिस्ट शो कर देता है। तो जो चीज़ जहाँ पे जाके आप टाइप कर रहे हो और वो जो वेबसाइट्स ओपन हो रही हैं जो आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो उसका डाटाबेस होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ भी आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हैं वो आपका डाटाबेस है। अगर आप बायोलॉजिकल डाटाबेस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बायोलॉजिकल डाटाबेस एक ऐसा डाटाबेस है जो कि बायोलॉजी यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। ठीक है, यानी कि लेट से अगर आप किसी डिजीज की बात कर रहे हैं, आप इंजाइम्स की बात करते हैं, आप न्यूक्लिक एसिड की बात करें, आप प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारे ही की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको किस डेटाबेस पे मिलेगी, बायोलॉजिकल डेटाबेस के ऊपर मिलेगी। यहाँ पे मैंने काफी सारी बायोलॉजिकल डेटाबेसेस को डिस्कस किया है, जैसे बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, सीक्वेंस डेटाबेस है, सीक्वेंस डेटाबेस। अब बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस को हम पहले डिस्कस करते हैं। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है रेफरेंसेस ऐड करना, जो लिटरेचर साइटेड होता है। यानी कि लेट से अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है तो वो आपने रेफरेंस देना होता है कि इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है। ठीक है, तो वो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। जैसे उसने कहा है कि इसके पास क्या होता है, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं और रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट जर्नल्स में सबमिट कराते हैं। जैसे ये है, ठीक है, ये एक डेटाबेस है जो इसके डिफरेंट जर्नल्स हैं। उसके बाद सीक्वेंस डेटाबेस है। सीक्वेंस डेटाबेस में क्या आएगा कि अगर आपके पास एक डीएनए है, डीएनए के अंदर आप देखना चाहते हो कि अगर आपका पर्टिकुलर जीन है उस जीन का सीक्वेंस क्या है, ठीक है, और वो जीन किस करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो जो सीक्वेंस है किसी पर्टिकुलर जीन का वो आप चेक कर सकते हैं सीक्वेंस डेटाबेस पे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे जेन बैंक एक डेटाबेस है, डीडीबीजी डेटाबेस है और पीआईआर डेटाबेस है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर डेटाबेस है। अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं, न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं, कि ईदर द प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और टर्शियरी स्ट्रक्चर, और क्वाटनरी। तो अगर आप किसी भी जो भी आपका इंटरेस्ट है, कोई भी प्रोटीन है, कोई भी चीज़ आप डायग्नोज कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन अगर एबनॉर्मल है या फिर नॉर्मल की स्टडी कर रहे हैं, और आप देखना चाहते हैं कि लेट से अगर केराटिन प्रोटीन है तो उस वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या होगी और उसके अंदर सीक्वेंस क्या होगा, तो स्ट्रक्चर के लिए आप हमेशा डेटाबेस जो जाएंगे वो स्ट्रक्चर डेटाबेस पे है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दी है पीडीबी डेटाबेस यानी कि प्रोटीन डेटाबेस। इसके बाद मेटाबॉलिक डेटाबेसेस हैं। मेटाबॉलिक डेटाबेसेस में डिफरेंट बायोलॉजिकल पाथवेज आते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेसेस भी हैं। आपको पता है मॉडल ऑर्गेनिज्म डेटाबेस, मॉडल ऑर्गेनिज्म हमेशा वही ऑर्गेनिज्म होता है जो कि जिसके कैरेक्टर ऑलमोस्ट वर्टिब्रेट्स और ह्यूमंस के साथ मैच कर रहे होते हैं, और ये एक डिजायर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जिसका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, मतलब जनरेशन टाइम शॉर्ट कह सकते हैं, नॉट लाइफ स्पैन। यानी कि अगर ये 5
कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि 5 दिन के बाद रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उनको लेबोरेटरी में हैंडल करना इजी होता है, उनका जीनोम शॉर्ट होता है, उनको इजी होता है स्टडी करना, तो इसलिए हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। तो ये नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और मॉडल ऑर्गेनिज्म जो डेटाबेस जैसे फ्लाईबेस डेटाबेस है और आरजीडी डेटाबेस है, और फिर उसके बाद इंजाइम डेटाबेस है, डिजीज डेटाबेस है, केमिकल डेटाबेस, माइक्रो अरे डेटाबेस एंड टैक्सोनॉमिक डेटाबेस। ये जितने भी डेटाबेसेस हैं ये सारे बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं, बिकॉज ऑल दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे मेजर हम यूजेस देखेंगे कि बायोलॉजिकल डेटाबेसेस जो हैं उसको क्या इस्तेमाल है, हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं अगर आपके पास डेटाबेसेस हैं और आप उन डेटाबेसेस की तरफ जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। जो मेजर एडवांटेज है डेटाबेसेस का कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है ना, तो अगर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर है तो ये आपको या रिसर्चर को इस काबिल बनाता है कि आप लिटरेचर स्टडी कर सकें। लेट्स से अगर आप कोई आर्टिकल राइट कर रहे हैं और उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप सिंपली किसी भी डेटाबेस पे जाएंगे, वहां पे अपने ही काम के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उससे रेलिवेंट मिलेगी या एग्जैक्ट वो भी मिल सकती है। तो लिटरेचर स्टडी किसी भी थीसिस के लिए, किसी भी रिसर्च पेपर के लिए जो आपको मिलती है, वो भी जो है वो डेटाबेस का एक मेजर यूज है। उसके बाद है कि डेटाबेसिस की वजह से जो है हम इस काबिल हैं कि हम डिफरेंट बायोलॉजिकल फिनोमिना को समझ सकते हैं, और इसकी वजह से रिडंडेंसी बहुत कम होती है। रिडंडेंसी का मतलब होता है रेपिटेशंस। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में एक चीज ऐड कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम कोई और पर्सन उसमें वही सेम चीज ऐड करना चाहता है, तो वो डेटाबेस आपको शो कर देगा कि दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस डेटाबेस एंड इट्स नॉट कंपल्सरी एंड इट नॉट नीड फॉर अ न्यू थिंग जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो इसलिए हम उसको ऐड नहीं करते हैं। तो रिडंडेंसी भी ये काम करता है। तो ये मेजर इसके यूजेस हैं किसी भी डेटाबेस के और बायोलॉजिकल डेटाबेस के। अब मेजर इसकी 3 टाइप्स हैं: प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी एंड कंपोजिट डेटाबेस, एंड ऑल दिस डेटाबेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट डेटाबेस इज अ प्राइमरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस जो है वो आप कह सकते हैं कि एक रॉ डेटाबेस है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, और इसमें जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट हम लगाते हैं, वो एज इट ही डाटा हम निकाल के इस डेटाबेस में डाल देते हैं बगैर किसी मॉडिफिकेशन के। ओरिजिनल और अनएडिटेड डाटा होता है। लेट्स से कि अगर आपने फिशरीज पे ट्रायल लगाया है, ठीक है, और 100 इक्वेरियम्स हैं और हर इक्वेरियम में आपने 10 फिश को रखा है, और वहां पे आप किसी भी डाइटरी सप्लीमेंटेशन को देखना चाहते हो, तो जैसे जैसे आपके पास रिजल्ट्स आए हैं वैसे ही आप उसको इस डाटाबेस में स्टोर कर देंगे, किसी भी जो है वो रद्दोबदल के बगैर। यानी कि लेट से अगर आप उसका वेट चेक करें या उसकी लेंथ चेक करें फिश की, या फिर उसके अंदर आप प्रोटीन का लेवल चेक कर रहे हैं, उसके अंदर आरएनए देख रहे हैं, डीएनए देख रहे हैं, रजिस्ट्रेटिव एंजाइम्स देखते हैं, तो जो भी उसके रिजल्ट्स आएंगे उसको एज इट ही डाटाबेस में आप स्टोर कर देंगे, वो आपका प्राइमरी डाटाबेस होगा। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि प्राइमरी डाटाबेस आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सिंपली गो ऑन द वेबसाइट ऑफ जेनबैक एंड पीडीबी एंड एम्बल एज वेल। अब जब इन वेबसाइट्स पे जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे रॉ डाटा बहुत सारा मिलेगा, ठीक है, तो किसी भी चीज के रिलेटेड हो सकता है। उसके बाद सेकेंडरी डेटाबेस है। सेकेंडरी डेटाबेस पहली चीज तो ये कि हम प्राइमरी डेटाबेस से ही लेते हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, इसमें थोड़ी सी इंटरप्रिटेशंस करते हैं, एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं, स्टैट्स अप्लाई करते हैं, और मॉडिफिकेशंस और एनोटेशंस करते हैं। उसके बाद जो डेटाबेस होता है वो हमारा सेकेंडरी डेटाबेस होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है इंटरप्रो डेटाबेस। और इंटरप्रो डेटाबेस जो है ये, इसमें जो डाटा प्रेजेंट होता है वो प्रोटीन फैमिलीज के बारे में होता है, मोटिव्स के बारे में होता है, और डोमेन्स के बारे में आपको डाटा मिल जाता है। उसके बाद है कंपोजिट डेटाबेस। इट इज आप क्या लेंगे इंपॉर्टेंट डेटाबेस जो कि किसी भी पर्सन के डिजायर्ड के मुताबिक होता है कि अगर आप कोई एक स्पेसिफिक जीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, कोई स्पेसिफिक प्रोटीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो फिर आप किस डेटाबेस की तरफ जाओगे? कंपोजिट डेटाबेस की तरफ, ठीक है। यानी कि ये एक स्पेसिफिक और डिजायर्ड डेटाबेस है। लेंगे हम इसको भी प्राइमरी से ही, लेकिन इसको हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया और कंडीशन अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम एक स्पेसिफिक जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा कंपोजिट डाटाबेस होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिसिटी, इस स्पेसिफिसिटी की वजह से जो है वो रिसर्चर इस काबिल होता है कि वो डाटाबेस को क्विकली फाइंड कर सकता है बगैर रिडंडेंसी के,
ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कंपोजिट डेटाबेस की, वो है OWL, NRD डेटाबेस एंड स्विस प्रोड डेटाबेस, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।